हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, बट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वैद्युत चालन चैप्टर जो क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड हो सब के लिए कंपैटिबल है, उसको मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अब उसके बाद मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, उस टॉपिक का नाम है। लेकिन गाइज उस टॉपिक को पढ़ने से पहले पता है ना आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, धारा घनत्व, जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के ऊपर, और उसके बाद डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के ऊपर यानी विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर आने वाली कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें फुल वीडियो, वरना आपकी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है गाइस, तो हमारा टॉपिक है आज का, वैसे टॉपिक हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाएंगे धारा घनत्व के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले हम धारा घनत्व, जिसको कहा जाता है करंट डेंसिटी। काफ़ी मोटा इसका चल रहा है, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर से ये दिखाई भी दे रहा होगा। धारा घनत्व, सो गाइस धारा घनत्व क्या होता है, यानी करंट डेंसिटी कहते किसे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक पृष्ठ है, तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबर, किसी भी सरफेस के एकांक क्षेत्रफल यूनिट एरिया के अभिलंबर जो धारा क्रॉस होती है, जो धारा गुजरती है, उसको हम कहते हैं धारा घनत्व, और इसको हम जे से शो करते हैं। पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ कोई एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मिड में से यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास क्या है, P है, और इसके बाद इसी तरीके से बहुत सारी करंट लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही हैं। सो गाइस हम एक काम करते हैं, वो क्या, ये जो सरफेस था इसकी ओरिजिनल स्टेज तो ये वाली है, आप देख रहे हैं। हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर दिया पहले के अकॉर्डिंग। देखें यहाँ से जो पॉइंट है ना आपका, ये मिड पॉइंट P, ये तो चेंज नहीं होने वाला, बट यहाँ पर देखें ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर थी, लाइक माय पाम, जैसे कि मेरी हथेली है, इसके परपेंडिकुलर ये पेन आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं इसको टेढ़ा करूँगा तो ये परपेंडिकुलर भी नीचे की तरफ टेढ़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ये जो परपेंडिकुलर था ये नीचे की तरफ टेढ़ा हो गया, और पहले के अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया कि इसने थीटा एंगल यहाँ पर तैयार कर लिया है। और इसके अलावा हम एक काम और करने वाले हैं, वो क्या, इस पॉइंट P में से क्रॉस होने वाली धारा को अगर हम डेल्टा I लेट कर ले, और इसके क्षेत्रफल को, जहाँ ये P है ना, इस P के क्षेत्रफल को हम डेल्टा A लेट कर लें, तो पता है हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोगों का फॉर्मूला बनेगा माध्य धारा घनत्व, माध्य धारा घनत्व। तो माध्य धारा घनत्व क्या होता है, इसी के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर करना है। तो ये बन जाएगा J बार इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा A, इसको हम कहते हैं माध्य घनत्व। तो ये जो माध्य घनत्व का मैंने फॉर्मूला बनाया है, आप इस फॉर्मूले को और तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा इस बारे में भी। यहाँ पर अगर मैं इसको J बार लगा दूँ, और इसके अलावा यहाँ पर लिमिट लगा दें, और लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 आप कर सकते हैं यहाँ पर, और डेल्टा I टेंस टू 0 भी कर सकते हैं, और यहाँ हो गया आपके पास डेल्टा I अपॉन डेल्टा A। और अगर आप यहाँ से डेल्टा हटाओगे, साथ में लिमिट हटाओगे, तो J बार का जो फॉर्मूला बनेगा वो DI अपॉन DA बन जाएगा। देख रहे हैं आप ध्यान से। तो ये भी हमारा एक तरीके से माध्य धारा घनत्व का फॉर्मूला है, इसको हम कह सकते हैं माध्य धारा घनत्व। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पास में से एक बुलेट गुजर रही थी तो उसी बुलेट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माध्य धारा घनत्व कहते हैं, यानी J बार इज इक्वल टू DI अपॉन DA हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम और तरीके से भी ये फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला तैयार कर दिया है, और अगर हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो लिमिट लेने के बाद यहाँ से बार का मान हट जाएगा, क्योंकि ये माध्य मान नहीं है, ये एक्यूरेट मान है इसका, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो पता है आप लोगों को फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका J
इंटू डी ए इज इक्वल टू डी आई, ये इसका फॉर्मूला बन गया। जे इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या बन गया, डी आई। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल जे इंटू डी ए इंटीग्रल हो गया डी आई, या आई इज इक्वल टू जे इंटू डी ए, और यहाँ पर आप छोटा सा ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो आपका फॉर्मूला निकाल के दिखाया है, इसको कहने का मतलब ये हो सकता है हमारा कि जो धारा है उसे हम धारा घनत्व भी कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि धारा के फ्लक्स को धारा का घनत्व कहा जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वैद्युत फ्लक्स, उसमें भी कुछ कुछ सिमिलरली ऐसी फॉर्मूला बना करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे धारा के फ्लक्स को धारा घनत्व भी कहा जा सकता है। बट इन सारे तथ्यों को, इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, यानी किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया से क्रॉस होने वाली जो धारा की अमाउंट होती है, जो धारा की मात्रा होती है, उस धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं। अब यहाँ से हम बनाने वाले हैं इसका एक यूनिट कैसे बनाएंगे इसका देखते हैं। तो एम्पियर हो गया हमारा धारा का, तो यहाँ हो गया एम्पियर, और नीचे हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है ना गाइज, ये इसका एक यूनिट हो गया, यूनिट बोले तो इसका ये मात्रक बन चुका है। अब यहाँ से इसके हम डायमेंशन फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसके डायमेंशन कैसे बनाएंगे, लेट्स सी हियर। देखिए डायमेंशन बोले तो विमा, तो इसकी विमा हम लोगों को बनानी है। एम्पियर बोले तो ए, और अपॉन में आएगा हमारे पास L की पावर 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये डायमेंशन के कभी आप इसको एल ऐड कर लेते हो, कभी एल ऐड कर लेते हो, कभी इसको थीटा ऐड कर लेते हो, होता किस तरीके से। सो गाइज अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो हाउ टू फाइंड डायमेंशंस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर एक वीडियो पड़ी होगी डायमेंशनल एनालिसिस, उसको जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपके एक ही बार में ओनली जस्ट 1 आवर आप सारी की सारी विमा किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप आसानी समझ सकते हैं। ओके गाइज, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AL-2। और गाइज एक बात ये भी आती है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये धारा घनत्व यानी जो हमारी करंट डेंसिटी है ये कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो आप बता सकते हैं ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है हमारा वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा हम इसके बारे में बता सकते हैं। और हाँ, ये जो हमारी करंट डेंसिटी होती है इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में आपने करंट अप्लाई कर दिया तो जिस डायरेक्शन में धारा जा रही होगी उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी बोले तो धारा घनत्व हमें मिल जाएगी, जिसे हम जैसे प्रदर्शित करते हैं। सो आई हैव सो गाइज मैंने आपको इस शॉर्ट व्यू में थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दिया है। इसके ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी, खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इससे कनेक्टेड हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध का, स्पेसिफिक चार्ज का, जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ और इसके नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको नीचे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और फिर बढ़ेंगे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। सो गाइस देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं ठीक से, और ठीक से इसको क्लीन यहाँ मैंने किया हुआ है। और इसको साफ करने के बाद, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर आपने बीच में लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, तो ये लेक्चर मैंने बीच में स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया है। और इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वैद्युतधारिता, कैपेसिटेंस को भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप उनके लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और लाइव क्लासेस के सेशन भी पड़े हुए हैं। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हेडिंग देखेंगे हम मोटे वाले स्केच से। तो उसका नाम है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, और इसका एक नाम और है जिसको कहा जाता है
प्रतिरोधकता, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो दो नाम इसके हो गए, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। सो गाइस, फाइनली आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई कहते हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है धारा घनत्व के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में। तो इन्हीं के ज़रिए हम डिफाइन करेंगे इसकी एक बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन। किस तरीके से? किसी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात जो होता है उसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और प्रतिरोधकता। यानी किसी भी चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसके बाद इसके और फॉर्मूले भी हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, यूनिट बनाएंगे, अभी टाइम है, यूनिट बनाएंगे इसका, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद पहले हम एक इसका अदर फॉर्मूला बनाते हैं जो हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, और जिसके ऊपर कम से कम मैं इस वीडियो में एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर बताने वाला हूं, क्योंकि आपको ना लगे कहीं आपका टाइम इस वीडियो को देख करके वेस्ट तो नहीं होगा, इसलिए हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, आपको काम की बात बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका V/L। जहाँ कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात की जाती है, वहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ कई बार। अब इसके बाद J इज इक्वल टू होता है हमारा I/A। सो गाइज, द वैल्यू ऑफ E एंड द वैल्यू ऑफ J, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ओके, सो गाइज, यूजिंग फर्स्ट लगाते हैं वैल्यू रो इज इक्वल टू V/L, और नीचे लगाते हैं वैल्यू I/A। अब इसके बाद इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। रो इज इक्वल टू, ये A जाएगा V के पास, देन फॉर्मूला V इंटू A, अपॉन में क्या आएगा I इंटू L, L अपॉन में आ गया I इंटू L, देन फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं V/I किसके इक्वल होता है, लिख देते हैं यहाँ पर V/I इज इक्वल टू होता है कैपिटल R के, लगाते हैं वैल्यू रो इज इक्वल टू RA/L। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। और गाइस, फाइनली हमें पता है इससे और क्या क्या मालूम पड़ सकता है कि ये जो हमारा रो होता है ये प्रतिरोध के प्रोपोर्शनल होता है, रो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। नंबर वन थिंग, यानी अगर आप किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, तो वहाँ विशेष प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन कौन सी थिंग्स, कौन कौन से तथ्यों पर निर्भर करता है, तो आप बता सकते हैं कि भाई विशेष प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो विशेष प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध को घटाओगे तो विशेष प्रतिरोध भी घटेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, विशेष प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, रो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A हो गया, एंड द लास्ट वन रो प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो इस तरीके से हमें ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस बारे में कि इसका यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि विशेष प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम क्या बताएंगे, देखें गाइस, रो इज इक्वल टू होता है हम लोगों के पास RA/L, रो इज इक्वल टू R। पहले हम लिखते हैं R का यूनिट क्या होगा, ओम, एंड यूनिट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। 1 पावर इज कैंसिल, देन द यूनिट इज रो इज इक्वल टू ओम और मीटर। ये इसका यूनिट तैयार हो गया हमारा, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। सिंबॉलिक रूप में आप इस यूनिट को लिख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ हम बनाएंगे ओम और ये हो गया हमारा मीटर, देन द यूनिट इज ओम मीटर। सो गाइज, फाइनली अब हम सोच रहे होंगे कि ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, यानी हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक प्रकार की आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी।
अब इसके बाद स्केल एंड क्वांटिटी को सबको पता है इसके बारे में क्या होती है क्या नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी डायमेंशन यानी इसकी विमा कैसे निकाली जाए। इसकी विमा की हम बात कर लेते हैं कि इसकी विमा कैसे हम निकाल सकते हैं। सो गाइज फाइनली विमा आपको इसकी अपने आप फाइंड करनी होगी और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि मैंने विमाएं कैसे हम फाइंड करते हैं हम लोगों को सिखा चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख करके और अगर आप सीख चुके हैं या आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं तो इसके विमा फाइंड करके मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं इसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अब मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपके सामने रखने वाला हूँ और उसको सॉल्व करने वाला हूँ, ताकि अगर एग्जाम में मान लीजिए ये डेफिनेशन नहीं आई है, एक्सप्लेनेशन नहीं आया, मान लीजिए इसका जो है एक न्यूमेरिकल आ गया करने के लिए, वो न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी, किसी भी कंपटीशन के लिए और आपके क्लास 12 के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना कनेक्टेड हो तब भी। ओके गाइस, सो मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसको क्लीन करते हैं और फिर इसकी जो प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा जो आपके समझ में भी आएगा और आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवा के जाएगा, ऐसा नहीं है आपका टाइम वेस्ट करके जाएगा। तो जल्दी से फटाफट इसको क्लीन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास डाटा की दिक्कत है। तो आप शॉर्ट तरीके से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, इसके लिए मैं ये वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आ गया, मैं क्वेश्चन पहले यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि चालक की लंबाई पहले की 2 गुनी कर दी जाए तब चालक का नया प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें इसके अंदर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको फाइंड। सो गाइस सबसे पहले हमें अपने माइंड में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध को रखना होगा, तभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं यानी उसको खींच रहे हैं, तो खींचने के दौरान उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या अदरवाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ती है, बल्कि अणुओं के बीच की केवल और केवल दूरी यानी डिस्टेंस बढ़ती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, V1 इज इक्वल टू V2, यानी दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए पहले मैं इस न्यूमेरिकल को आपको लॉन्ग मेथड से करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसका आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा करने का। ठीक है गाइस, तो देखें आप यहाँ पर इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, क्षेत्रफल इंटू लेंथ एंड क्षेत्रफल इंटू लेंथ में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं, और क्या है वो फॉर्मूला देखते हैं। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ओके गाइज, तो यहाँ से हम R का फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। R इज इक्वल टू ρL अपॉन A। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, ये फर्स्ट बन गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनने के बाद यहाँ पर इसको R1 लेट कर लेंगे और यहाँ ये A1 हो जाएगा और यहाँ पर ये L1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर इसकी तैयार कर दी। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू ρL2 अपॉन A2, इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर सेकंड भी तैयार कर ली। अब तैयार करने के बाद हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करने वाले हैं। वाई डिवाइड करने वाले हैं भाई, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ना, एक्चुअल में ये वैल्यू हमारी R1 की है और जो वैल्यू ये हमसे फाइंड करवा रहा है वो वैल्यू हमारी एक्चुअल में R2 है, जो हमें इस प्रश्न चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जा रही है।
तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं और सेकंड को फर्स्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने वाले हैं। चलिए करते हैं R2 अपॉन R1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले इसकी वैल्यू हम फाइंड राइट डाउन करते हैं, रो L2 अपॉन A2, ठीक है। अब इसके अपॉन में क्या आएगा हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। देखें A1 अपॉन रो L1, तो रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 एंड L2 अपॉन L1। अब इसके बाद A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 लगाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पहले हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करने पर। ओके गाइस, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ L2 अपॉन L1 इंटू L2 अपॉन L1। द वैल्यू ऑफ R1 यानी R1 का मान कितना है हमारे पास, 4 ओम यानी 4 ओम। तो R2 अपॉन 4 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब चेक करते हैं हमारे पास ना तो L2 की वैल्यू गिवन है ना ही L1 की वैल्यू गिवन है। तभी हमने देखा किसी चालक किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है यदि कंडक्टर की लेंथ पहले की ट्वाइस कर दी जाए, यानी पहले की दोगुनी कर दी जाए। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखें, L1 इज इक्वल टू L एंड L2 इज इक्वल टू 2L। इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या काम किया, इनिशियल यानी प्रारंभिक लेंथ को हमने L लेट कर लिया, उसके बाद जो बाद वाली लेंथ है ना उसको पहले का हमने 2 गुना यानी ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर, ये हो गया 2L L2 की वैल्यू अपॉन L, इसका हो गया होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, कैंसिल, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 चौक कितना हो गया 16। देन द फॉर्मूला इज R2 इज इक्वल टू 4 गुणा कितना आ गया 4, देन R2 इज इक्वल टू 4 चौक 16 एंड द यूनिट इज ओम। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन के आ गया। बट कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सही क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है, अगर ये शॉर्ट में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। सो गाइज इसका भी इलाज मेरे पास है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आप शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे। क्योंकि अगर ये MCQ में आ गया, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ गया जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आप इसको इतना लेंथी थोड़ी करोगे, आप शॉर्ट तरीके से करोगे। कैसे करोगे शॉर्ट तरीके से, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले इसको मैं क्लीन करता हूँ यहाँ से, और क्लीन करने के बाद जो है मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा यहाँ पर। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं हम, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ तक तो कॉमन है, एक बार मैं आपको लेंथी करके शॉर्ट बना के दिखाता हूँ फॉर्मूला। ठीक है गाइस, हमने R2 को R1 से डिवाइड कर दिया था। चलिए मैं दोबारा से कर देता हूँ, मैंने थोड़ा गलत साफ कर दिया। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, पहले वैल्यू ऑफ R2 लगाते हैं, रो L2 अपॉन A2। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू लगाते हैं, A1 अपॉन रो L1। तो रो से रो क्या हो गया, कैंसिल। देन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1। नाउ वैल्यू ऑफ A1 अपॉन A2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 में A1 अपॉन A2 का मान कितना है, L2 अपॉन L1 है। लगा दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 गुणा L2 अपॉन L1। तो R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। बस यहीं से मैं पूरे का पूरा गेम चेंज करने वाला हूँ और आपको एक शॉर्ट फार्मूला देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है इन फ्यूचर में, और अब भी होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, लेट कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन होता है किसी चालक का प्रतिरोध R है। मान लीजिए, भाई मानना है केवल आपको, क्वेश्चन क्या दिया होता है आपको, किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है यदि कंडक्टर की लेंथ पहले की 2 गुनी ना की जाए, बल्कि वो आपसे कहता स्मॉल n गुनी कर दी जाए। तो बताओ नए रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि स्मॉल n के थ्रू मैं आपको एक नया फॉर्मूला प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, सो यहाँ पर आपका ये 2L नहीं आता, फिर क्या आता आपका NL। कैसे आता भाई, अरे भाई इनिशियल लेंथ कितनी है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है हमारी, L है,
फिर लंबाई कितनी कर दी गई पहले कि स्मॉल n गुनी कर दी गई, तो स्मॉल n गुनी करने पे क्या हो जाएगा, nl हो जाएगा। तो मान ला के चेक करते हैं पहले इसके अंदर हम, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास R2 अपॉन R1 बराबर, पहले मान लगाओ L2 का, तो n इंटू एल। अब मान लगाते हैं किसका, यहाँ पर यहाँ मान लगाते हैं किसका, L का, तो ये हो गया L और इसका हो गया होल स्क्वायर, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद हम करने वाले हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 बराबर R1 इंटू एल स्क्वायर। सिंपल हो गया, नहीं हो गया क्वेश्चन काफ़ी यहाँ तक। R2 इज इक्वल टू R इंटू एन स्क्वायर। सो गाइज मैंने यहाँ पर R2 इज इक्वल टू R इंटू एन स्क्वायर एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। अब ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट तरीके से करना है, यानी आपको 4 ओम दे रखा है, मान लीजिए 4 ओम दे रखा है और आपको 2 गुना दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ गया, यानी विकल्प में आ गया, कहा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आ चुका है। तो कैसे करेंगे हम इसको, बहुत सिंपल है। यहाँ पर लंबाई कितनी की गई है, 2 गुनी, 2 गुनी बोले तो ट्वाइस की गई है, तो आप यहाँ पर n का मान लगा दोगे 2। कितना लगा दोगे, n का मान 2 लगा दोगे। अगर आपसे कहेगा 3 गुना, तो n का मान आप लगा दोगे 3। आपसे कहेगा 5 गुना, तो आप n का मान लगा दोगे 5। अगर आपसे कहेगा 1.5 गुना, तो आप n का मान लगा दोगे 1.5। और आपको कैपिटल R की वैल्यू ऑलरेडी 4 ओम दे रखी है। तो चलिए हम चेक करते हैं हमारे इस फॉर्मूले को, क्या ये शॉर्ट तरीके से काम कर भी रहा है कि केवल हवाई बातें हो रही हैं यहाँ पर। सो R2 इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 4 ओम, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 गुनी, यानी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16। तो इसका यूनिट क्या बन गया हमारा, 16 ओम बन गया। सो गाइस मैंने आपको जब लॉन्ग मेथड से कराया था तब भी आंसर कितना आया था इसका, 16 ओम यानी 16 ओम आया था। अब मैंने आपको ये शॉर्ट तरीके से कराया है तब भी इसका आंसर 16 ओम आ गया है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से आता है तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को बिना इतना सॉल्व किए, आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके इसमें सारी की सारी वैल्यूज लगा के इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो आपको पूरा का पूरा लॉन्ग मेथड से इस तरीके से ये करना पड़ेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व के बारे में बता दिया है, और साथ में बोर्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। बाकी और प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से सारे के सारे नोट्स और न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें NCERT भी शामिल है। सो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव सेशन आपके लिए लाऊं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आने वाले बोर्ड के एग्जाम में वीडियो इस तरीके से आती रहेंगी और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा।